गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आवर्त सारणी में हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक पहले कम होता है वो पहले आएंगे, ज़्यादा उससे अधिक होगा वो उसके बाद, और वो उसके बाद। तो एक निश्चित अंतराल के बाद अगर परमाणुओं के गुणों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि सेम एक निश्चित अंतराल के बाद सेम गुण वाले परमाणु फिर आ जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं। तो परमाणु के गुणों में इस क्रमिक परिवर्तन को निश्चित अंतराल के बाद वो सेम वही गुण हो जाए, तो इस तरीके के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित अंतराल के पश्चात जो प्रकट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुण। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसका नाभिक कैसा रहता है, नाभिक अपरिवर्तित रहता है। नाभिक कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, जो परमाणु के चारों तरफ व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स परमाणु कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जिसको हम कौन से क्या कहेंगे, संयोजी कक्षा, वैलेंस सेल, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि परमाणु के गुण किसके ऊपर निर्भर करेंगे, उसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। कि परमाणु के संयोजी कोष यानी कि सबसे बाह्यतम कोष का, जो परमाणु का सबसे बाह्यतम कोष है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है। तो जिन परमाणु के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा तो उनके गुण भी कैसे होंगे, समान होंगे। जैसे क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु के बाह्यतम कोष का, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1। सारी क्षारीय धातु। क्षारीय मृदा धातु है, उनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, NS2। संक्रमण धातुओं का क्या होता है संयोजी कोष का, N-1। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक। और NS में, S कक्षक में कितने रह सकते हैं, 1 से लेकर के 2 तक। अब हम बात करें अगर बोरोन फैमिली, बोरोन ग्रुप वाले तत्वों की बात करें, तो उन बोरोन ग्रुप वाले तत्वों में सबसे बाह्यतम कोष का, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सब में NS2 NP1। कार्बन की बात करें तो NS2 NP2। नाइट्रोजन वाले का क्या होगा, NS2 NP3। ऑक्सीजन वाले का NS2 NP4। हेलोजन परिवार की अगर बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटिन, तो इस ग्रुप वाले सभी तत्वों के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और P कक्षा में कितने होंगे उसके बाह्यतम कोष के, P कक्षा में कितने होंगे, 5। उत्कृष्ट गैसों का संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS2 NP6। तो इनके जिनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होता है, उनके रासायनिक गुण भी कैसे होंगे, समान होंगे, एक जैसे होंगे। यानी कि जो रासायनिक गुण है वो किसके ऊपर निर्भर करेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के रासायनिक गुण है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। और जब संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति होती है तो उसके पहले वाले जो तत्व था उसके गुण और उस तत्व के गुण कैसे होंगे, समान होंगे। इसको ही हम क्या कहते हैं, तत्वों के आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब कौन कौन से गुण हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे परमाणुीय त्रिज्या। किसकी बात करेंगे, परमाणुीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। परमाणुीय त्रिज्या क्या होती है कि किसी परमाणु के नाभिक से लेकर के उस परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिया ये परमाणु है, परमाणु को क्या मानते हैं,
गोला मानते हैं, गोलाकार संरचना मानते हैं परमाणु की। तो परमाणु के नाभिक में कैसा आवेश होता है, धन प्रोटॉन सारे नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक से लेकर के उसके संयोजी कोष, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहे, सबसे संयोजी कोष बाहर का कोष कौन सा है, ये। तो परमाणु के नाभिक से लेकर के उसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, उसकी परमाणुवीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। ये क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस कितने तरीके की होती है, एक तो होती है सहसंयोजक त्रिज्या, वैलेंस रेडियस। कौन सी होती है, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या की हम किसके लिए बात करते हैं, अधातु परमाणु जिसमें वो आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। तो उन परमाणुओं में, उन अणुओं में, तो ऐसे अणु जिनमें परमाणु आपस में किससे जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा। तो ऐसे अणुओं में दो नाभिकों के बीच की दूरी का अंतर आधा क्या कहलाता है, उसका सहसंयोजक त्रिज्या। यानी कि सहसंयोजक अणुओं में दो अंतरानाभिकीय दूरी का आधा क्या कहलाएगा, उसका सहसंयोजक त्रिज्या। जैसे अगर हम H2 की बात करें, जैसे H2 कितने परमाणु, इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु, उनसे मिलकर के एक अणु बन गया। तो सहसंयोजक बंध से बंधित अणु, जैसे एक अणु ये मान लिया हमने और एक अणु ये, तो इन दोनों अणुओं के ये नाभिक, इन दोनों अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी इसका और इसकी दोनों के बीच की दूरी का आधा। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होगी, अंतरानाभिकीय दूरी का आधा। बटा 2 क्या कहलाएगी उसकी, वो परमाणुवीय त्रिज्या, सॉरी सहसंयोजक त्रिज्या। एक होती है वॉन डेर वाल त्रिज्या, दूसरी कौन सी होती है, वॉन डेर वाल त्रिज्या। वॉन डेर वाल त्रिज्या क्या होती है, वॉन डेर वाल त्रिज्या हम अधातुओं और उत्कृष्ट गैसों के लिए इसका उपयोग करते हैं। उत्कृष्ट गैस क्या होती है, जिनमें आपस में कोई इंटरेक्शन, अंतःक्रिया नहीं कर पाते, जो ऐसे तत्व जो रासायनिक रूप से लगभग कैसे अक्रिय, उनको हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें। तो उत्कृष्ट गैसों के लिए या अधातुओं के लिए हमको जो किस कौन सी त्रिज्या का उपयोग करते हैं, वॉन डेर वाल त्रिज्या। तो वॉन डेर वाल त्रिज्या क्या होगी कि दो निकटस्थ अणु, दो पास पास में अणु है, उन दोनों निकटस्थ अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, जैसे मान लिया एक अणु तो ये और दूसरा ये हाइड्रोजन, एक अणु H2 का, ये सॉरी उत्कृष्ट गैस का किसी का, और एक अणु ये, तो ये एक अणु ये हो गया और एक अणु ये। तो इन निकटस्थ पास पास वाले अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा उसका आधा, वॉन डेर वाल त्रिज्या। अब सहसंयोजक त्रिज्या में परमाणु आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाएंगे। सहसंयोजक बंध अतिव्यापन होगा तो परमाणु क्या होगा, एक दूसरे के नाभिकों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इनमें क्या होगा, अतिव्यापन होगा। एक अणु ये, एक अणु ये,
तो सहसंयोजक त्रिज्या में तो हमने क्या किया था कि एक ही अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी यहां से यहां तक की, इस दूरी को, इस दूरी का आधा, या यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक, इसकी बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती थी? तो सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या का मान पर वैन डर वाल त्रिज्या से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सहसंयोजक बंध बनाने में अणुओं का क्या, परमाणु का क्या होता है? अतिव्यापन होता है, जिससे कि वो परमाणु क्या आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। तो अंतरानाभिकीय दूरी का मान भी क्या हो जाता है? उसमें कम हो जाता है। लेकिन वैन डर वाल त्रिज्या में तो कौन सी त्रिज्या कैलकुलेट करते हैं? जो पास पास स्थित अणु है जिनमें कोई अतिव्यापन नहीं हो रहा, उन अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, जैसे एक अणु ये था और एक अणु ये, तो इन पास पास वाले दोनों अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी? ये दूरी क्या कहलाएगी? इसकी वैन डर वाल, इस दूरी का आधा क्या कहलाएगा? वो वैन डर वाल त्रिज्या। ठीक है। अब एक त्रिज्या और है जिसको हम क्या कहते हैं? धात्विक त्रिज्या। क्या कहलाती है? धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या किसके लिए होती है? जो धातु संकुल होते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, धातु संकुल में जो निकटस्थ परमाणु होते हैं, उन निकटस्थ परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? धात्विक त्रिज्या। तो ये किसके लिए होती है? धातुओं के लिए बात करते हैं। जबकि सहसंयोजक और वैन डर वाल त्रिज्या में हम किसकी बात करते थे? अधातुओं की। अगर धातुओं की बात करें, जो निकटस्थ संकुलित धातुओं के नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? उसकी धात्विक त्रिज्या। तो ये तीन तरीके की त्रिज्याएं हैं, तीन तरीके की परमाणु त्रिज्या की बात की हमने। एक तो सहसंयोजक त्रिज्या, वैन डर वाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु के नाभिक से लेकर के उसके संयोजी कोष के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणुीय त्रिज्या। थैंक यू।